स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय शरीर रचना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, डायफ्राम। ये वो मजबूत मांसपेशी है जो हमारी छाती और पेट को एक तरह से अलग करती है, एक गुंबद की तरह। और हमारे पास एक बहुत बढ़िया चित्र है जो दिखाता है कि कौन कौन सी ज़रूरी संरचनाएं, मतलब नसें और नलियां, इस डायफ्राम से होकर गुजरती हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, इस जानकारी को इतना सरल और यादगार बनाना कि ये तथ्य आसानी से दिमाग में बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। तो इस चित्र में हम डायफ्राम को नीचे से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम पेट के अंदर से ऊपर की तरफ देख रहे हों। पसलियां दिख रही हैं, रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा भी है, और इसमें कुछ रास्ते या छेद दिख रहे हैं, हाइटस जिन्हें कहते हैं। इन्हीं से, जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण संरचनाएं आर पार जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ओपनिंग्स रीढ़ की हड्डी के अलग अलग लेवल्स पर हैं, मतलब वर्टिब्रल लेवल्स पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अलग अलग थोरैसिक वर्टिब्रल लेवल्स पर होती हैं, जिन्हें हम टी लेवल कहेंगे। और इन संरचनाओं और उनके टी लेवल को याद रखने के कुछ काफ़ी आसान और मज़ेदार तरीके भी हैं। अक्सर देखा गया है कि संरचना के अंग्रेजी नाम में जितने अक्षर होते हैं, कई बार वही उसका टी लेवल निकल आता है। अरे, अक्षरों की संख्या से टी लेवल, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाली ओपनिंग से। ये T8 लेवल पर है, यानी 8वीं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। तो यहां से क्या गुजरता है? T8 पर जो मुख्य संरचना है वो है इंफीरियर वेना कावा, IVC जिसे कहते हैं। ये हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी नस है जो नीचे के शरीर से अशुद्ध खून, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस दिल तक लाती है। और अब वो अक्षर वाला तरीका देखिए, VENACAVA। गिनिए, ठीक 8 अक्षर हैं। VENACAVA, हाँ, 8 अक्षर। तो IVC गुजरती है T8 से। ये तो वाकई आसानी से जुड़ गया। और चित्र में ये ओपनिंग थोड़ी दाहिनी तरफ और सेंट्रल टेंडन में दिख रही है, मस्कुलर हिस्से में नहीं। इसका कोई खास कारण है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सेंट्रल टेंडन में है। सेंट्रल टेंडन डायफ्राम का वो हिस्सा है जो फाइब्रस होता है, वो सिकुड़ता नहीं है। IVC की दीवारें पतली होती हैं। अगर ये मांसपेशी वाले हिस्से से गुजरती तो हर बार सांस लेने पर जब डायफ्राम सिकुड़ता तो ये दब सकती थी। अच्छा, मतलब खून का बहाव रुक सकता था? बिल्कुल। टेंडन में होने से इसका रास्ता हमेशा खुला रहता है, ब्लड फ्लो में कोई रुकावट नहीं आती। और हाँ, एक और संरचना का जिक्र है जो यहीं T8 से गुजरती है। एक और? कौन से? वो है दाहिनी फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व ही डायफ्राम को काम करने का सिग्नल देती है। इसकी दाहिनी वाली ब्रांच IVC के साथ ही इस T8 ओपनिंग से निकलती है। ओके, तो T8 पर IVC और राइट फ्रेनिक नर्व और सेंट्रल टेंडन में, ताकि ब्लड फ्लो बना रहे। ये एकदम स्पष्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लेवल T10, 10वीं थोरैसिक वर्टिब्रा का लेवल। यहाँ क्या है? T10 लेवल पर जो मुख्य संरचना डायफ्राम से गुजरती है वो है ईसोफेगस, हमारी भोजन नली। ये खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाती है। अब फिर से अक्षर गिनते हैं। हाँ, बिल्कुल। ESOPHAGUS, 1 2 3, 10, पूरे 10 अक्षर है ना? तो ईसोफेगस का लेवल हुआ T10। ये पैटर्न तो कमाल का काम कर रहा है। ईसोफेगस, 10 अक्षर, T10 लेवल। बहुत बढ़िया। चित्र में ये ओपनिंग IVC के मुकाबले थोड़ी पीछे और बाईं तरफ दिख रही है, और ये मांसपेशी वाले हिस्से में लग रही है, टेंडन में नहीं। हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। ईसोफेजियल हाइएटस डायफ्राम के मस्कुलर हिस्से में होता है, खासतौर पर दाहिने क्रस, राइट क्रस के फाइबर्स इसे बनाते हैं। और इसका मस्कुलर होना फायदेमंद भी है। ये मसल फाइबर्स एक तरह से, क्या कहते हैं, स्फिंक्टर जैसा काम करते हैं। स्फिंक्टर मतलब वॉल्व जैसा? हाँ, बिल्कुल। ये पेट के एसिडिक कंटेंट को वापस एसोफेगस में जाने से, मतलब एसिड रिफ्लक्स से, रोकने में मदद करते हैं। और यहाँ से एक और बहुत महत्वपूर्ण संरचना गुजरती है जिसका नंबर भी 10 है। नंबर 10? कहीं आप वेगस नर्व की बात तो नहीं कर रही? क्रेनियल नर्व नंबर 10? एकदम सही पकड़ा। 10वीं क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। इसकी 2 मुख्य ट्रंक्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगस ट्रंक्स, एसोफेगस के साथ ही इसी T10 ओपनिंग से गुजरती हैं। अच्छा, तो T10 पर एसोफेगस और वेगस नर्व दोनों साथ साथ, और मस्कुलर ओपनिंग एक वॉल्व की तरह भी। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब सबसे नीचे वाले लेवल पर आते हैं, T12,
12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ क्या खास है? T12 लेवल पर जो ओपनिंग है उसे एओर्टिक हाइएटस कहते हैं। यहाँ से 3 मुख्य संरचनाएं गुजरती हैं और इनको याद रखने का भी एक बड़ा मजेदार तरीका है, एक कोड जैसा। At T12 it's the red, white and blue। रेड, व्हाइट एंड ब्लू, लाल, सफेद और नीला, जैसे झंडे के रंग। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये रंगों का सिंबॉलिक इस्तेमाल है। रेड यानी लाल रंग है एओर्टा के लिए। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, धमनी, जो दिल से ऑक्सीजन वाला लाल खून पूरे शरीर में ले जाती है। ठीक है, रेड मतलब एओर्टा। व्हाइट यानी सफेद रंग है थोरेसिक डक्ट के लिए। ये शरीर की सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल है, लसीका वाहिका। ये लिम्फ नाम का तरल जो रंगहीन या हल्का सफेद पीला सा होता है, उसे वापस खून में डालती है। ओके, व्हाइट मतलब थोरेसिक डक्ट। और ब्लू यानी नीला रंग है एजाइगोस वेन के लिए। ये एक नस है जो छाती और पेट की दीवारों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे अक्सर नीला दिखाते हैं, उसे इकट्ठा करके ऊपर सुपीरियर वेना कावा में ले जाती है। वाह, रेड एओर्टा, व्हाइट थोरेसिक डक्ट, ब्लू एजाइगोस वेन, और ये तीनों T12 पर। रेड, व्हाइट एंड ब्लू एट T12। ये तरीका तो भूलना मुश्किल है, लेकिन इनके बारे में एक और जरूरी बात बताई गई है शायद। हाँ, बहुत जरूरी बात वो ये है कि तकनीकी रूप से ये तीनों संरचनाएं डायफ्राम के अंदर से नहीं गुजरती। एओर्टिक हाइएटस असल में डायफ्राम के पीछे की एक जगह है। ये रीढ़ की हड्डी और डायफ्राम के जो 2 पैर जैसे होते हैं, क्रूरा, उनके बीच बनती है। अच्छा, तो ये डायफ्राम के पीछे से निकल जाती हैं। जी हाँ, ये डायफ्राम को पियर्स नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायफ्राम जब सांस लेने के लिए सिकुड़ेगा या फैलेगा तो इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। सोचिए, अगर एओर्टा जो शरीर की मुख्य धमनी है वो हर सांस के साथ दबने लगे तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा, और थोरेसिक डक्ट का लिम्फ फ्लो भी नहीं रुकेगा। तो इनका डायफ्राम के पीछे होना एक बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था है। वाकई शरीर की इंजीनियरिंग कमाल की है। तो हमने T8, T10 और T12 की मुख्य ओपनिंग्स और उनसे गुजरने वाली संरचनाओं को समझ लिया, उनके कारण और याद रखने के तरीके भी देख लिए। अब उस नर्व पर वापस आते हैं जिसका जिक्र पहले हुआ था, फ्रेनिक नर्व। चित्र में इसके नर्व रूट्स बताए गए हैं C3, 4, 5। इसकी क्या कहानी है? हाँ, फ्रेनिक नर्व ये डायफ्राम के लिए समझ लीजिए जीवनदायिनी है। ये वो मोटर नर्व है जो डायफ्राम को सिकुड़ने का सिग्नल भेजती है, जिससे हम सांस अंदर ले पाते हैं। और ये नर्व हमारी गर्दन में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेगमेंट C3, C4 और C5 से निकलती है, फिर छाती से होते हुए नीचे डायफ्राम तक जाती है। इसको याद रखने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स में एक बहुत ही फेमस कहावत है, C345 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। C345 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। वाह, ये तो सचमुच याद रखने लायक है। इसका मतलब अगर किसी को गर्दन में C3 से C5 लेवल पर गंभीर चोट लग जाए तो उसका असर सांस लेने पर भी पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पाता और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसका एक और क्लिनिकल महत्व है, वो है रेफर्ड पेन। रिफर्ड पेन मतलब दर्द कहीं और हो रहा है पर महसूस कहीं और हो रहा है, ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्रेनिक नर्व C3, 4, 5 से आती है और यही नर्व रूट्स हमारे कंधे और गर्दन के आसपास की स्किन को भी सेंसरी सप्लाई देते हैं। इसलिए अगर डायफ्राम में कोई जलन, सूजन या इरिटेशन होती है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है या चोट है, तो दर्द डायफ्राम की जगह कंधे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में शोल्डर टिप जो C5 डर्माटोम है, या फिर गर्दन और कंधे के बीच की जो हड्डी है ट्रापीजियस रिज, वहां C3, C4 डर्माटोम महसूस हो सकता है। अच्छा, तो पेट या छाती के निचले हिस्से की तकलीफ का दर्द कंधे में? हाँ, क्योंकि दर्द के सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में उन्हीं नर्व रूट से जा रहे हैं जहां से कंधे के सेंसेशन के सिग्नल आ रहे हैं, तो ब्रेन को लगता है कि दर्द कंधे से आ रहा है। इसे ही रेफर्ड पेन कहते हैं। ये जानकारी तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मरीज कंधे के दर्द की शिकायत कर रहा हो और समस्या पेट में हो सकती है। हाँ, और अगर फ्रेनिक नर्व खुद ही डैमेज हो जाए किसी एक तरफ की, तब क्या होता है? अगर एक तरफ की फ्रेनिक नर्व काम करना बंद कर दे, मान लीजिए किसी सर्जरी में चोट लग गई या कोई ट्यूमर उसे दबा रहा है, तो उस तरफ का डायफ्राम का आधा हिस्सा, जिसे हेमी डायफ्राम कहते हैं, वो पैरालाइज हो जाएगा। वो ठीक से सिकुड़ नहीं पाएगा। तो जब मरीज सांस लेगा तो जो स्वस्थ साइड है वो तो नीचे जाएगा, लेकिन पैरालाइज साइड या तो वहीं रहेगा या पेट के अंगों के दबाव से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो एक्सरे में दिखेगा? हाँ, छाती के एक्सरे में ये साफ दिखता है,
प्रभावित साइट का हेमी डायफ्राम सामान्य से काफी ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इसे एलिवेटेड हेमी डायफ्राम कहते हैं। अच्छा, तो एक्सरे देखकर फ्रेनिक नर्व के फंक्शन का अंदाजा लग सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, इस चित्र में कुछ और विभाजन मतलब बाइफर्केशंस के लेवल्स भी दिए हैं। वो सीधे डायाफ्राम से तो नहीं जुड़े हैं, पर शायद उनका जिक्र करना भी उपयोगी हो। हाँ, वो भी वर्टिब्रल लेवल्स की अहमियत दिखाते हैं। संक्षेप में बता देती हूँ। एक है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये गर्दन में C4 वर्टिब्रा के लेवल पर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। C4 पर कैरोटिड बाइफर्केशन, ठीक है। फिर है ट्रेकिया, हमारी सांस की नली। ये छाती में T4 वर्टिब्रा के लेवल पर 2 मुख्य ब्रोंकाई में बढ़ती है, जो फेफड़ों में जाती हैं। इस जगह को करीना कहते हैं। T4 पर ट्रेकियल बाइफर्केशन, करीना, गॉट इट। और फिर है अब्डोमिनल एओर्टा। ये पेट में नीचे जाकर कमर में L4 वर्टिब्रा के लेवल पर 2 कॉमन इलियाक आर्टरीज में बढ़ जाती हैं, जो पैरों में खून ले जाती हैं। L4 पर एओर्टिक बाइफर्केशन, C4, T4, L4। इसमें भी एक 4 का पैटर्न सा दिख रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि वर्टिब्रल लेवल शरीर रचना विज्ञान में कितने महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स हैं। बिल्कुल। तो आज हमने डायफ्राम की ओपनिंग्स और उनसे गुजरने वाली संरचनाओं को काफी विस्तार से समझा। T8 पर IVC और राइट फ्रेनिक नर्व जो सेंट्रल टेंडन में है, 10 पर एसोफेगस और वेगस नर्व जो मस्कुलर हाइटिस में है और स्फिंक्टर जैसा काम करता है, और T12 पर एओर्टा, थोरैसिक डक्ट और एजाइगोस्वेन जो डायफ्राम के पीछे से गुजरते हैं। और इनको याद रखने के तरीके भी देखें, अक्षरों की गिनती और वो रेड वाइट ब्लू वाला कोड, साथ ही फ्रेनिक नर्व की कहानी, C345 वाली कहावत, रेफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट और फ्रेनिक नर्व इंजरी में एक्सरे फाइंडिंग पर भी बात की। तो मतलब ये है कि ये छोटी छोटी बातें बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करती हैं, खासकर क्लिनिकल सेटिंग में। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका सीधा क्लिनिकल एप्लीकेशन है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए। हमने ये तो जान लिया कि कौन सी संरचना किस लेवल से गुजरती है और क्यों। अब ये सोचिए कि इस सटीक एनाटॉमिकल ज्ञान का इस्तेमाल असल में क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे हो सकता है। जैसे जब आप कोई चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन देख रहे हो, तो T8, T10, T12 लेवल पर दिख रही चीज़ों को इन संरचनाओं से कैसे कोरिलेट करेंगे। या फिर मान लीजिए कोई पेट या छाती की सर्जरी प्लान करनी है, तो इन महत्वपूर्ण संरचनाओं को बचाने के लिए सही सर्जिकल रास्ता चुनने में ये लेवल्स कैसे मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइएटस हर्निया की रिपेयर सर्जरी में T10 लेवल की एनाटॉमी की समझ कितनी क्रिटिकल होगी। इन सवालों पर विचार करने से मुझे लगता है इस जानकारी की प्रैक्टिकल वैल्यू और भी ज्यादा साफ हो जाएगी।